6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। जय श्री राम। राम जन्मभूमि का जो विषय था, इस देश की अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति, जब तक राम के मंदिर का शिलान्यास होकर जो अब काम हो रहा नहीं होता, तो देश के स्वतंत्र होने का भी कोई अर्थ नहीं होता। 6 दिसंबर 1992, जगह अयोध्या, हजारों कार सेवक और नारा। 450 साल पुराना ढांचा हमेशा हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया। किसी ने इसे ब्लैक डे कहा तो किसी का 6 दिसंबर 1992 शौर्य दिवस बना। फिर दुनिया ने इस गुलाबी टेंट को भी देखा और अपने बच्चों से कहेंगे कि रामलला जी हमारे सामने एक कील में रहते थे और आकर के इस समय विराजमान हो गए हैं। राम मंदिर आंदोलन के वो अदृश्य किरदार जो नए राम मंदिर की नींव के पत्थर बने। उसमें एक चीज आई जी कि जो हिंदू है एग्रेसिव हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप। इस समय मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या का ये जो स्थान है ये झुनकी घाट है और जो जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये श्री सियाराम किला का जो प्रांगण है आहता, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। पीछे हमारे सरयू नदी बह रही है। अयोध्या की बातें हम करेंगे और श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उनकी बात करेंगे जो इस राम जन्मभूमि आंदोलन के गुमनाम चेहरे हैं। मतलब ऐसे गुमनाम भी नहीं हैं, लेकिन उनके नामों की चर्चा उन्होंने कभी भी अपने आप को आगे लाके करने की कोशिश नहीं की है। ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे। आपका नाम है डॉक्टर चैतन्य जी और आपका ओरिजिनल जो नाम है वो है गया प्रसाद मिश्र जी। 1948 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे। सिलसिलेवार आपसे मैं प्रश्न करूंगा और उससे हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर जो आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं, जो कि नींव का पत्थर हैं और जिसके ऊपर तमाम आंदोलन चला है और आज हम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो डॉक्टर चैतन्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे सीधे ये है और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, ये जो अयोध्या का जो नाम है उसको आप किस तरह से समझते हैं? आपके लिए अयोध्या क्या मायने रखती है? श्री अयोध्या धाम, इस नाम से मैं अयोध्या को संबोधित करता हूँ। मैं प्रयागराज में पैदा हुआ। बचपन में मेरे दरवाजे पर एक शंकर जी का मंदिर है। कहीं बस्ती से एक महात्मा जाकर शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण, इनका 2 सालों में विधिवत पाठ किया और कथा की उसकी। तो शंकर जी का और भगवान राम का दोनों का चरित्र वो मैंने सुना और अंदर से मैं समर्पित हो गया राम काज के लिए। फिर कोई और बाधा तो थी नहीं। उसके बाद मैं प्रचारक हो गया संघ का सन 70 में। और ये सामने जो सरयू पुल है, इसी पुल से मेरी बस गई थी। मैं पहली बार इधर जा रहा था गोंडा के लिए। तो इस तरह से यहाँ भी राम के विषय में, अयोध्या भी, ये सब परिचित होने कारण से ये इसकी गहराई बढ़ती गई। तो इसलिए मेरा परिचय केवल पैदा होने से नहीं बल्कि शास्त्र सुनने से और हो गया।
आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अयोध्या नाम आते ही आपके दिमाग में अयोध्या की जो छवि जो बनती है जी। वो किस तरीके से बनती है? क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो अयोध्या को बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। आध्यात्म जो है उससे सीधे तौर पर जुड़ता है। एक पुण्य स्थान पर जाने के लिए जो भाव आते हैं जी वो सब उत्पन्न होते हैं। जी तो मैं जब अयोध्या आया तो सबसे पहले भगवान राम का दर्शन करने के लिए उनकी जन्मभूमि पर ही गया। तो ये तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति आता है, मेरे पास भी यही है। और यहाँ जब आना है तो राम के दर्शन, राम जन्मभूमि के दर्शन करने की इच्छा हुई, वो पहले से थी। और इसलिए पहले आते ही राम जन्मभूमि का दर्शन करना और बाद में इस आंदोलन से जुड़ना। जी। हाँ। तो इस तरह से आंदोलन में जुड़े। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी अब इस बारे में जानना चाहेंगे कि आपका आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ कब और किस तरह से जो नाता जो है वो जुड़ा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। 1968 में पूजनीय श्री गुरु जी MS गोलवलकर जी, उनका मेरे कॉलेज में एक कार्यक्रम था। तो उस कॉलेज में जाते ही सरसंघ चालक प्रणाम हुआ और पूजनीय श्री जी मंच पर जितनी तेजी से गए तो मुझे लगा कि ये तो एक यंग आदमी से भी ज़्यादा तेज चल रहे हैं। तो मेरा आकर्षण उनकी पर्सनालिटी रह गया। उनका भाषण हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। और फिर बाद में सायंकाल उनकी बैठक थी। अकस्मात मुझे वहाँ बुलाया गया। उस बैठक में बाकी तो प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान लोग थे, मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा। उसमें एक छात्र की स्नाते वहाँ था। तो मेरा संघ से संपर्क इस तरह आ गया जी। और फिर मैं पूजनीय श्री गुरु की बातचीत में जब बैठा, तब मैं प्रचारक नहीं था जी। लेकिन बैठक के लिए खड़ा हुआ, बातचीत हुई जी। तो उसके बाद फिर बैठा तो मैं प्रचारक के नाते बैठ गया। जी। दर्शकों, एक बात मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी जरूरी बता दूं कि देश के अंदर आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं उनके बारे में तमाम तरीके के विचार लोग रखते हैं। आपके सामने संघ के ऐसे विचारक और प्रचारक जो हैं वो आपके सामने बैठे हैं और संघ की कार्यशैली को भी ये बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हमारे बीच में रहती हैं और एक अदृश्य सा भाव रहता है कि संघ के जो प्रचारक है वो संघ के काम को किस तरह से करते हैं, क्योंकि पब्लिक में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन समाज की जो नब्ज जो होती है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को फ्रंट पर और मीडिया के सामने चकाचौंध से दूर रहते हैं। ये उनकी विशेषताएं रहती हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल जी। अपने प्रचार प्रसार के लिए संघ में कोई आता नहीं जी। वो भारत माता की, भारत देश की, राष्ट्र की, राष्ट्रीय चीज़ों की, राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में वो दूसरों को प्रोत्साहित करता है, स्वयं पहले प्रोत्साहित रहता है और फिर उसके पश्चात उस काम में लग जाता है। काम भी उसका संगठन का है। तो जो हिंदू समाज है इसको संगठित करने के लिए संघ की एक प्रतिज्ञा है, तो उसको पूरा करके हम लोग उसी काम में लगते हैं, समाज के संगठन में, और ये काम चलता रहता है। एक बात मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि प्रखर राष्ट्रवाद और प्रचंड राष्ट्रवाद आजकल हम देख रहे हैं जी। उसमें ये किस तरीके का है और किस उसकी इंटेंसिटी लोगों में कितनी होनी चाहिए? जब आदमी काम करने लगता है देश समाज राष्ट्र का, तो उसके सुख दुख के, हमले के, मंदिर तोड़ने के, ऐसे सब चीज़ें सब ध्यान में आती हैं, तब आदमी को प्रखरता इसी से उत्पन्न हो जाती है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपना काम को आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर राष्ट्र हित अगर अंदर उसमें उस कंटेंट को डालते हैं तो वो किसी तरीके से गलत नहीं होता है। कोई सवाल ही नहीं उठता। जी। राष्ट्र हित तो दूसरे भी मानते हैं कि गलत नहीं है, बिल्कुल। वो राष्ट्र हित करे जरूर। जी।
बहुत लोग होंगे राष्ट्र हित न करे और उसमें बात करे तो वो उतना प्रभावी नहीं रहे। आजकल बड़े आसानी से क्या कहते हैं इस बात का आरोप लग जाता है कि अगर आप अपने देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा क्या नाम है, नेशनलिज्म जिसको कहते हैं जी। उसका एक आरोप लगता है। इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो आरोप नहीं लगता, हम लोगों को लगता है कि अच्छा ये हमको आरोप लगा रहा है इसलिए और मजबूत होना है। हाँ। और मैं देख रहा हूँ सन 70 से अभी तक जी वो जितने आरोप लगाते हैं यहीं आकर के हम लोगों के साथ काम करते हैं। जी। तो ये भी पद्धति है कि भाई वो अगर अभी आलोचना कर रहा है तो सदैव आलोचना तो करेगा नहीं जी, क्योंकि हम लगातार इस काम में लगे हैं। जी जी। तो हमको देखने के बाद ही आलोचना कर सकता है या हमको देखकर ही कहेगा अच्छा काम है खराब है। जी, तो उसका संशय तो है नहीं कि हम कोई और काम करें। कोई और काम करें। चलते चलते एक बात और हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो आरोप होते हैं उनका नाता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग होते हैं उसका किस तरीके से रहता है और आरोपों को आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से देखते हैं? ये 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं जी। लोगों के आरोप कौन से होंगे ये भी पता हो जाता है। 10-20 साल के बाद पता चलेगा क्या बोलता है, किस भाव से बोलता है। हाँ। इसकी पर्सनालिटी भी हमको पता है जी। और ये उसके पहले जीवन में क्या क्या किया है। जी। तो उस पर अगर अच्छा नहीं है तो इसको अच्छा नहीं कहेगा तो वो तो सदैव उससे रहेगा। और जैसे ही उसका छोटे मोटे काम होंगे तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो आरोप उनकी परछाइयों की तरह चलते हैं। ये छठे सरसंघ चालक हैं संघ में, छठे सरसंघ चालक। आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं कोई सरसंघ चालक हो गया, प्रस्ताव पास हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक बार पुराने जो संचालक होते हैं दिवंगत होने के पहले ही घोषित कर जाते हैं और फिर वो हो जाते हैं अपना उत्तराधिकारी। हाँ, अपना उत्तराधिकारी जी। और वो उनके घोषित करने का है कि जो पहले के सरकारवाह होते हैं उनके अधिकारी होते हैं उनसे सब बातचीत हो जाती है। जी जी जी। कोई गुप्त नहीं, जिम्मेदारियां तय हो जाती हैं। जिम्मेवारियां। तो वो इस तरह का ये मोहन भागवत जो है ये बचपन से स्वयं सेवक, बचपन से स्वयं सेवक। बिल्कुल। तो इसमें और इसमें कोई पद का उसका कोई सुविधाओं से मतलब तो है नहीं। हाँ, एक प्रचारक मानते हैं वो। जी। हाँ। जैसा कि मैंने कि अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया अभी कि आरएसएस के जो संघ हैं वो किसी भी जो भी आप जिम्मेदारी मिलती है राष्ट्र हित में जो बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें नींव के पत्थर का काम करते हैं। नहीं, वो राष्ट्र हित ही करता है। हाँ। और जो वही जैसे अभी सुमधुर जी थे। हाँ। तो ये कई दिन से सोए नहीं, कई दिन से हुए नहीं, लेकिन अभी तुरंत फिर कहीं काम करने जाना है चले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर चैतन्य जी, अगला प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा और हमारे दर्शकों को भी आप ये समझाइए कि राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उससे आप कैसे जुड़े और आंदोलन के अंदर की जो बातें जो थी उस समय शुरुआती दौर में जब आपने ज्वाइन किया इस आंदोलन को वो किस तरीके की थी, क्या क्या चर्चाएं होती थी और किस तरीके का प्रोजेक्शन था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। राम जन्मभूमि का जो विषय था इस देश की अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति, जब तक राम के मंदिर का शिलान्यास होकर जो अब काम हो रहा नहीं होता तो देश के स्वतंत्र होने का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो अब हम लोगों को ये लगातार बातचीत में होता था, ये होता था कि ये होना ही चाहिए। और ये बातचीत हुई कि भाई अगर संघ को करना है तो 3 स्थान थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो सबसे सरल हम लोगों को अयोध्या लगा। ऐसा? हाँ, और इसलिए इस पर हम लोगों ने सबसे तन मन धन लगा दिया। आपने कहा कि अयोध्या इन 3 में से सबसे ज्यादा सरल लगा। हाँ। देश को ऐसा लगता है कि अयोध्या का जो मसला है वो तमाम जितने भी मसले हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बड़े मसले हैं, उन सब में सबसे ज्यादा कठिन है। सरल किस दृष्टि से था? सरल इस दृष्टि था कि ये बाबरी मस्जिद कब्जा हो गई थी, वहाँ राम प्रकट हो गए थे, उसकी मूर्तियां सरकार हटा नहीं सकती थी, तो वो केवल मंदिर बनना था। कठिन तो था
कठिन तो अभी भी है, कठिन नहीं बनता है तब भी है, तब भी। लेकिन ये जैसा सोचा गया था वैसे सरल भी पड़ा। अच्छा। सबसे बड़ा पूरा देश का आकर्षण हुआ, तो इसलिए ये तो। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अदालतों में जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी हैं, हाँ, वो उसको उतना सरल तो नहीं था? नहीं नहीं, वो तो कठिन था। हाँ। लेकिन उसको लड़ने के लिए जो हमारे पास लड़ने की क्षमता थी जी। तो जो वकील मिल गए, हाँ। और वो अशोक सिंघल जी और पूरे देश के लोग, जी जी जी। तो उसमें जितना जो भी लगता था हम पूरा करते थे। जी जी जी। कोई ऐसी चीज नहीं थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अशोक सिंघल जी अब चूंकि इस दुनिया में नहीं है, आपको लगता है कि अगर वो जिंदा होते और अपने आंखों के सामने मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखते तो किस तरीके का एक वो बनता? नहीं, ये तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, हम सबको अच्छा लगता, लेकिन वो इतना कर गए थे कि मंदिर बने ही, तो इसलिए उनको भी कोई मरते समय कोई दिक्कत नहीं थी। अब आदमी को तो मरेगा ही। हाँ, वो तो है ही। और वो 90-91 वर्ष के होके मरे, तो इसलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। उनके आने वाली पीढ़ियों में कार्यकर्ता थे, प्रबंधक थे। बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन कहीं टूटा नहीं, कहीं बिखरा नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए अशोक सिंघल बहुत ही तेजस्वी थे, वो बिल्कुल पैदाइशी तेजस्वी थे। हाँ। हम आरएसएस की तरफ से क्या ये इस बात का पूरी तरीके से भरोसा था कि अदालत के अंदर जो हम साक्ष्य इकट्ठा करके देंगे वो चाहे साइंटिफिक हो या फिर रेफरेंसेस से जो कि हमारे पुराणों से आते हैं और ग्रंथों से आते हैं? हम लोग ये मानते थे जी कि अगर ये आंदोलन बहुत तेज चला और देशव्यापी हुआ तो सरकारें भी यही फैसला करेगी, संविधान भी यही फैसला करता है। जब आजमाया गया शुरू तो ऐसा ही फैसला आने लगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। ये तो सभी जानते थे कि यहाँ राम मंदिर बना है जी, खुदाई हुई जी, सारी चीजें हुई जी, जी। तो उसमें लगा केवल उसको तुष्टीकरण होने के कारण से और अपोजिशन का मुसलमानों के वोट पर जी आग्रह होने के कारण से ये एक विषय बना, लेकिन वो इतना तड़ा नहीं। सरकारों का जो तुष्टीकरण रहा है, आपको लगता है कि बड़ा बेमानी से था, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा था कि ये तो उनको कोर्ट में टिकेगा नहीं, तो उनको भी लगता था जी। तभी बाहर हैं, 9.5 वर्ष हो गए और मोदी सरकार जिंदाबाद है, तीसरी बार बनने वाली है, तो उसमें कोई शंका नहीं थी। आपको यकीन है कि तीसरी बार भी? हाँ, वो तो बनेगी। अच्छा। हाँ। तो जो आंदोलन का जो देश के अंदर आपने लोगों के अंदर जो एक माहौल पैदा किया था, उससे आपको लगता है कि देश जो है अपने जो आराध्य हैं, हमारे जो धरोहर हैं, जी जी, है ना, उसके प्रति उनका एक लगाव बढ़ा है और उसकी पहचान करें, ऐसा जज्बा राष्ट्रवाद की? नहीं, जैसे ही फैसला इसके पक्ष में आ गया जी, तो उसमें पहले लोगों ने कहा ये फैसला आ जाएगा तो यहाँ मार काट होगी, एक आदमी चू नहीं किया। बिल्कुल। और उतने दिनों में सामान्य घटनाएं भी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ये जो हिंदू फोर्स है इसमें बहुत दम है। हाँ, जज्ब करने की ताकत बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये बात बिल्कुल आपने सही की। हाँ। जी। तो यहाँ पर ये बताइए कि एक बहुत ही आपसे व्यक्तिगत और जिसको पर्सनल क्वेश्चन कहते हैं वो मैं जानना चाहूँगा, और दर्शक भी आपके को ये समझना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो राजनीतिक ज़्यादा था या सामाजिक धार्मिक, जिसको हम कहें? नहीं, राम जन्मभूमि का आंदोलन राजनैतिक, उसमें राम प्रकट होने से लेकर आज तक भी वो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक होता तो बिखर जाता। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चाहे जहां है, जो संघ का कार्यक्रम है उसको करेगा ही करेगा। तो अगर हम राजनीति में कोई वाला भी काम करता है तो उसको लाभ हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही काम मैं करने लगूं ऐसा नहीं। मैं तो नहीं करता, मैं तो 76 वर्ष का हो गया जी। हाँ, मैं तो एक दिन भी नहीं करता उसको। लेकिन होता तो है नहीं, काम तो होबे करेगा। हाँ। अब हम लोग संबंधित आदमी होगा और भाई अभी चेयरमैन जीता तो उसी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की जी। लेकिन जीता वो अब
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होकर। जी। ऐसा नहीं कि उसके यहाँ जा करके हमको कल से ये मिलेगा, हमारा वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। संघ के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आपको लगता है कि 1992 के बाद जो 6 दिसंबर की घटना घटी, उसके बाद कल्याण सिंह सरकार ने जिस तरीके से अपना सरकार से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल सही निर्णय था और जनता के बीच एक अच्छा संदेश गया? नहीं, कल्याण सिंह इस आंदोलन को जी। प्रभावी ढंग से जनता के बीच में रखते थे। और जब वो राम मस्जिद तोड़ करके बनी तो उसकी एक ही सरकार यहाँ की नहीं गई, कल्याण सिंह की ही, चारों बीजेपी की सरकार थी चली गई और 2 साल तक चली रही। तो इसलिए वो तो कोई उनका व्यक्तिगत लाश नहीं है, वो काम आए, वो काम आए। हाँ, वो काम आए। ये मंदिर मस्जिद भी गिरी कायदे से और बहादुर से अंत तक मरने के पहले भी वो यहीं आए, बड़े शांति से मरे भी। तो ये कोई उनका काम तो था नहीं। आरएसएस की सोच में उनके पास ये काम था, मेरे पास वो काम नहीं था। बाकी हम भी वही करते थे, वो भी वही करते थे। हाँ, कोई दिक्कत। 1992 6 दिसंबर के बाद भारत के लोगों में जो धर्म को लेकर जो एक सोच होती है, जो धार्मिक सोच होती है, उसमें आपने बदलाव होते हुए देखा है? जैसे पहले एक सोच होती जो थी हमारी धर्म को लेकर, उसके बाद उसमें एक चीज आई जी कि जो हिंदू है एग्रेसिव हो गया, और वो जरूरी था, वो बहुत जरूरी था, नहीं तो बनता कैसे। और वो जिधर चल दिया पीछे लोग चल दिए, ये दूसरा परिणाम हुआ। और आज हालत ये है कि वो इस काम के लिए ये अपना काम मानने लगा। और इसके पहले जो सोसाइटी में ब्राह्मण्स और सवर्ण लोग थे, सवर्ण हिंदुओं के अलावा कोई नहीं रहता था। अब इस समय बीजेपी में भी बैकवर्ड यहाँ से लेकर केंद्रीय सरकार तक है, और ये सवर्ण भी इधर उधर नहीं किया, इसी प्रकार को नहीं किया। तो इसलिए एक एकत्र कर दिया लोगों को, एक संगठित पार्टी हो गई। अब ये इलेक्शन तो है, ये तो राम मंदिर के नाम पर ही चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के बाद से इस देश ने अपने धर्म की जो एक बारीकियां हैं, उसके प्रति जो समर्पण है और जो उसको करना चाहिए, वो जो रास्ता है उसको पकड़ लिया उसने बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा, उसमें दौड़ रहा है। तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो हिंदू है वो तो सहिष्णु होता है, ये इतना एग्रेसिव क्यों है? अब वो आरोप लगाते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। कोई राष्ट्र को जीवमान बनाने में सहिष्णुता तो एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का एक स्वभाव है। हम लोगों का स्वभाव है कि अगर हमारे पास दमदार हैं, शक्तिशाली हैं, तो हम कल कहीं किसी के यहाँ हमला न करें। पर ये हमारा देश प्राचीनतम देश है और लगातार इस तरह चला है। अगर हम दमदार होंगे तो सबका कल्याण होगा। जो हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है, जी, उसको बचाए रखना और समझना क्या उतना जरूरी है? वो बहुत जरूरी है, और उसी कारण से इसको बनाना जरूरी था। अगर ये राम मंदिर बनेगा और पुरानी हमारी परंपरा ही नहीं आएगी, तो इसको बनाने की जरूरत क्या है? एक बिल्डिंग की जरूरत थोड़ी थी, उसमें वो परंपरा सब जीवित हुई। और आप देखिए राम मंदिर अभी बन रहा है, 22, 23, 24 में उद्घाटन होगा उसका। और उसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे और उसमें तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं। उसके निमंत्रण किसको मिलता है? निमंत्रण सबको आना है, और किसी राजनीतिक दल को निमंत्रण हो ऐसे वही कहते कि हमको आना है, कौन मना कर देगा? तो इसलिए इसकी ग्राह्यता बहुत है। और ये अभी तो आपसे बातचीत हो रही है, इसके बाद से 1 साल के अंदर देखिएगा कितने उस खुलेंगे। हाँ, इस देश के। सही बात है। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। देश के सामने भी बहुत सारी चीजें आनी रह गई। हाँ, आगे रह गई। जी डॉक्टर साहब, राम मंदिर अब देश के सामने है और लोगों की जो जन भावनाएं हैं उसका जो प्रतिबिंब है वो अयोध्या में जो है वो
उसका प्रकटीकरण जी जी। और अब आप लोगों के सामने हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां होगी हमारी, जी वो ये मंदिर जो है वो रास्ता या नेतृत्व जो है वो दिखाने की क्षमता रख पाएगा? ये तो अभी अभी बन रहा है, लेकिन पूरा अयोध्या भी बन रहा है। आज ही अयोध्या, वो ये वो अयोध्या नहीं है जो आप 6 दिसंबर 92 को देखे थे। जी। अब वो तो बेहद विकसित हो गई है। चाहे इधर देखें चाहे उधर देखें, मीलों अंदर अयोध्या हो गई। जिला दूसरा है वो है, पर इसमें सम्मिलित हो गए। केवाल टाउन्स हो गए, हवाई अड्डा बन रहा है। तो वो तो सभी होगा, और वो हो रहा है। ये इसके अंदर पोटेंसी थी, नहीं इतने लोग हैं कैसे इकट्ठे हों। विवेक सृष्टि है, उसमें राम मंदिर का ही काम होता है। तो वो आपने विवेक सृष्टि की बात की, तो दर्शकों में ये बता दूं कि डॉक्टर चैतन्य जो हैं वो एक योगाचार्य हैं, और योग की जो विद्याएं हैं और जो योग का जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उसके लिए बहुत काम करते हैं। आपका जो संस्थान है वो अयोध्या के अंदर चिर परिचित है, सब लोग जानते हैं। अपने संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके का है और क्या गतिविधियां वहाँ चल रही हैं? योग का एक मुख्य विषय है नित्य अभ्यास। इसके पहले नित्य अभ्यास का कोई संस्थान यहाँ नहीं था, कहीं नहीं था। मैं बीके साइंगर के यहाँ योग सीखने गया बंगलौर में, तो मैं जब उनसे कोई योग विषय में प्रश्न करूं तो कभी रुचि नहीं रखा। वो जब मौका मिले तो रोज अभ्यास करो। कहाँ करो ये नहीं कह रहे थे, जहाँ मिले मौका। हाँ, जहाँ ये रोज करना है, ये मेरे मन में बैठा दिया। स्टिल आज टुडे, आज भी अभ्यास किया है, कल भी किया था, कल भी करूंगा। तो ये एक ऐसी बात हो गई जी। जो हिंदू समाज में ये अभ्यास में, नित्य वाला अभ्यास में नहीं है। लोगों के अंदर योग की का जो एक महात्मा है, हाँ, क्या घुसा है अभी लोगों के दिमाग में? हाँ, बहुत ज्यादा। इस देश के लोगों को एक आरएसएस के स्वयंसेवक होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो जीवन पद्धति है और जो जीवन को जीने का जो तरीका है वो किस तरीके के रखें, लोग बाग क्या करें, और देश कितना उनके लिए जरूरी है? अब देश तो पैदा हुआ इस देश में, तो आदमी इसलिए जरूरी है, उसकी दायित्व तो है, हमारा दायित्व है, हमारे ऊपर ऋण है देश का, पूर्वजों का। तो हमको तो उसको निर्वाह करना है। अगर हम नित्य निर्वाह करना, जैसे योग का है। हाँ, नित्य ही करना है, और अभी करते हैं। तो इसलिए उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। हाँ, आप इस देश में पैदा हुए और इस देश का काम न करें तो ये आपको शोभा नहीं देता। बिल्कुल, ये किसी को शोभा नहीं देता। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और अनबाउंड इंडिया के साथ चर्चा की, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक दर्शन है उसको समझाया बड़े ही सरल तरीके से, और आपकी जो जीवन यात्रा है उसको भी आपने समझाया। साथ साथ अयोध्या और राम जन्मभूमि के आंदोलन के पीछे की जो बातें हैं उसको भी हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। जी। दर्शकों, अनबाउंड इंडिया आपके लिए इसी तरीके के सब्जेक्ट्स जो है वो लेकर आता है आपके सामने। आज जिनके साथ हमने चर्चा की है, ये इतिहास के वो व्यक्ति हैं जो जिसे जब मैंने शुरू में कहा कि ये नींव के पत्थर हैं, मैंने जब इनसे आग्रह किया इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने कहा यार किसी और को करो, मैंने कहा क्या करना है। तो इस तरीके का आचरण रहता है। हमको ऐसे जो नायक हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनके कंधों पर बड़े से बड़े जो है आंदोलन जिनके कंधों पर टिके रहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना है और उनको सम्मान भी देना है। फिलहाल इसी स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर से हम किसी जगह को देखेंगे या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात करेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।